नमस्कार दोस्तों। कनकावती के इस डिजिटल पैनल पे मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, हमने बात की थी पिछली क्लास के अंदर हिस्ट्री के बारे में, और हिस्ट्री के बारे में फिर हमने आगे विस्तार से बात की थी कि हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास के अंदर हमने सबसे पहले जो पावरफुल रियासत थी, या अगर कोई पावर वाला कोई वंश था, डायनेस्टी थी, गोहिल वंश, तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे। गोहिल वंश की जो स्थापना है या उत्पत्ति की जो है वो बातें हमने देख ली थी। हमने देखा था कि गोहिल कौन था, शिलादित्य कौन था, कर्नल जेम्स टोड की कहानी के बारे में भी हमने अच्छी तरीके से बात कर ली थी। और अब उसके आगे हम जो बढ़ेंगे, जो आगे वाली क्लासें हैं उसको भी हम नियमित रूप से आप तक जो है प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बस आपका जो प्यार और स्नेह है वो हमेशा इस प्रकार जो है बरकरार रखिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। तो मेवाड़ का इतिहास, इस इतिहास के अंदर हमने जो पिछले क्लास के अंदर बात कर ली थी, और जो आज बात करेंगे वो बप्पा रावल को लेकर बात करी जाएगी। कि हमने देखा था कि गोहिल वंश की स्थापना गोहिल ने 566 ईस्वी के अंदर कर दी थी, जिसकी जानकारी आपको सामूलिक अभिलेख देता है। और जो सामूलिक अभिलेख है वो शिलादित्य का है, हमने ये पढ़ा था। और जो वास्तविक संस्थापक या कोई जो पावरफुल राजा आया था इस रियासत के अंदर सबसे पहले, तो वो था कौन? बप्पा रावल। ठीक है दोस्तों, तो इसकी बात करेंगे अपन। बप्पा रावल की कुछ बातें मैंने आपको बताई थी वैसे ऐसे मजाक के अंदर। एक बार फिर से मैं आपको वापस बप्पा रावल स्टार्टिंग से, शुरुआत से है जो रीड करवा देता हूं। बप्पा रावल जो है, इसकी अगर बेसिक बात करें अपन, तो जो है हम बात कर रहे थे उस दिन कि ये 35 हाथ की तो क्या पहनता है बच्चों? धोती। क्या पहनता है? धोती। ठीक है बच्चों, ये जो बप्पा रावल है ये 16 हाथ का दुपट्टा पहनता है, यानी दुपट्टा रखता था। वो कितने हाथ का था? 16 हाथ का। धोती कितने हाथ की है? 35 हाथ की। आप कल्पना कीजिए दोस्तों कि बप्पा रावल जो है ये साधारण इंसान जैसा नहीं दिखता होगा। बप्पा रावल थोड़ा अलग प्रकार का था, हटके था। जिस आदमी के 35 हाथ की धोती आई, वो आदमी भाई साहब अगर किसी के रेपट पटक दे तो आपको पता ही है क्या हाल होने हैं। ठीक है, तो ये जो बप्पा रावल है इसकी कुछ और बातें करते हैं। तो भोजन के अंदर एक साथ ये 4 बकरे खा जाता था। आप सोचो दोस्तों, अगर कोई आदमी 4 रोटी बाजरे की खा जाए तो भाई साहब अपन उसको किस लेवल से देखते हैं, और ऐसा लगता है कि इतनी खा गया। और जो आदमी 4 बकरे एक साथ भोजन में खा रहा है, उस आदमी का शरीर कैसा होगा, इसके अंदर की जो मशीनरी है वो किस प्रकार से काम करती होगी। तो ये जो बप्पा रावल है, इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि एक ही वार से 2 भैंसों की बलि दे सकता था। यानी कि एक बार अगर तलवार से 2 भैंसों की गर्दन काटने का जो सामर्थ्य है वो रखता था बप्पा रावल। यानी कि खड़े हैं, बलि के लिए तैयार है, और एक ही बार से तलवार के वार से उन दोनों भैंसों की जो है गर्दन काट के पटक देगा। आप सोचो किस प्रकार का इसके अंदर पावर होगा। तो ये राजस्थान के राजा है और ये राजपूताना की धरती है। यहाँ देखिए आप, इतिहास जब आपको खोल के पढ़ाया जाएगा तो बच्चों आपकी रोम रोम जो है वो खड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस बप्पा रावल की अपन बात करते हैं। तो बप्पा रावल जो है, इसका जो वास्तविक नाम है, इस वास्तविक नाम की अगर बात करें तो ये माना जाता है कालभोज। क्या माना जाता है दोस्तों? कालभोज। तो बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम है ये कालभोज है। फिर बप्पा रावल क्या है, आप यही सोच रहे होंगे। तो अब कुछ इतिहासकार हैं जो इसके लिए अलग अलग मत लेके आते हैं, उनकी भी अपन बात कर लेंगे भी। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं कि इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? कालभोज है। और ये जो कालभोज है ये बताने वाला जो इतिहासकार है उसका नाम है G.H. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसका जो वास्तविक नाम है वो कालभोज ही है। फिर बप्पा रावल क्या है इसकी अपन बात करते हैं। तो एक अपने जो कर्नल जेम्स टोड है, उन्होंने क्या मत दिया इनके बारे में। तो कर्नल जेम्स टोड जी जो है वो कहते हैं कि बप्पा इनकी उपाधि है, और
रावल जो है वो राजा है, इसलिए कहते हैं। रावल जो है, ये अगर बात की जाए तो ये जो शब्द है ये मूलतः राजकुल से निकल के आया है। कौन से शब्द से निकल के आया है? राजकुल से। अगर कोई व्यक्ति है जो राजकुल से है तो उसको हम रावल कहते थे, महाराजकुल से है तो उसे हम महारावल कह देते थे। ठीक है, तो एग्जिट जो शब्द है वो तो राजकुल है और यहाँ से रावल निकल के आया है। बप्पा इसकी उपाधि बताई जा रही है किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। लेकिन दोस्तों हमारे एक इतिहासकार और हुए हैं, या हम बात करें कवि राजा श्यामल दास की। कवि राजा श्यामल दास की एक पुस्तक है जिसका नाम है वीर विनोद। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? वीर विनोद। इस पुस्तक के अंदर जो कवि राजा श्यामल दास है, इन्होंने बताया है कि बप्पा रावल यानी कि बप्पा इसकी उपाधि नहीं है। ये जो उपाधि धारण की है इसके पीछे ये कहते हैं कि शिलादित्य के एक पोता हुआ था जिसका नाम है महेंद्र, और इस महेंद्र ने यह उपाधि धारण की थी और वहीं से ये उपाधि लगी जा रही है। ऐसा कौन कह रहा है? कवि राजा श्यामल दास कह रहा है। किसके अंदर कह रहा है? वीर विनोद के पुस्तक है उसके अंदर कह रहा है। लेकिन ढंग से अगर हिस्ट्री को रिसर्च या अध्ययन करके जो वापस व्यवस्थित रूप के अंदर जमाया है तो वो जमाए हैं इतिहासकार GH ओझा जी ने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जब इतिहास को अच्छे तरीके से अध्ययन किया उसके बाद इन्होंने बताया कि यार जो है वास्तविक नाम तो कालभोज ही है और कालभोज जो है वो बप्पा रावल का ही नाम है। दोस्तों उन्होंने बताया कि जैसे अपन बात करें कि मेवाड़ के अंदर जो भी भाट है जागे हैं उनके अगर बही खाते उठा के देखो तो वहां पर जो है बप्पा रावल है और बप्पा रावल का जो पुत्र है उसका नाम बताया गया है हुमाण। क्या बताया है? हुमाण। लोगों ने कहा कि तो हुमाण बताया तो क्या करे? फिर आप अगर मारवाड़ के जो नैन्सी जी ख्यात है अगर उनको भी देखते हो तो उसके अंदर भी जो है बप्पा रावल का पुत्र बताया गया हुमाण। फिर लोगों ने तो फिर वापस GH ओझा जी ने कहा कि हमारा एक जो शिलालेख मिला है आठपुर शिलालेख, जिसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। आठपुर जो अभिलेख है उस अभिलेख के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि कालभोज का पुत्र है खुमान। इसका मतलब ये बात कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रही है या उस ओर इशारा कर रही है कि कालभोज और बप्पा रावल दोनों एक है और इन दोनों का यानी कि इस एक ही व्यक्ति के दो नाम है और इसका जो पुत्र है वो कौन है? खुमान है। ठीक है, तो इसका जो वास्तविक नाम है वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने दिया है और क्या नाम है? तो कालभोज। क्या नाम है दोस्तों? कालभोज। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये जो चीज है आपको सिर्फ इनमें से सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? कालभोज। इस इतिहास के पीछे बहुत ही ज्यादा माथाफोड़ी कर करा के आपके सामने जो चीजें लेके आते हैं वो शॉर्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों इतिहासकार GH ओझा का इसका बप्पा रावल का वास्तविक नाम बताता है, वो क्या बताता है? कालभोज बताता है। ठीक है दोस्तों, अगर फिर अपन बात करें कि बप्पा रावल जो है इसकी तो ये जो है हरित ऋषि का शिष्य था। किसका शिष्य माना जाता है बच्चों? हरित ऋषि का। हरित ऋषि जो है ये नागदा के अंदर रहते थे। नागदा जगह पड़ती है उदयपुर के अंदर, यहां पर ये रहते थे। और जो हरित ऋषि है भगवान शिव के उपासक थे। ये भगवान शिव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे दोस्तों? भगवान शिव की। तो शिव की पूजा करते थे और इनका जो शिष्य है या फॉलोवर है जो बप्पा रावल बन गया था, तो वो भी दिखती बात है, बेसिक बात है कि वो भी किसकी पूजा करेंगे? शिव की पूजा करेंगे। बप्पा रावल और जो हरित ऋषि इनके बीच में जो संबंध था उसमें इतिहासकारों ने या कुछ बुक्स के अंदर ये भी लिखा गया है कि जो हरित ऋषि है इसकी गायें चराता था बप्पा रावल। तो बप्पा रावल जी जो है हरित ऋषि का शिष्य है, गाय चराता था। अब शिष्य है, अगर कोई ऋषि महात्मा आदमी है तो वो गाय का पालन करते ही थे और उस गाय का जो पालन करते थे उसमें कोई चारे की जो आवश्यकता पड़ती थी, बप्पा रावल वहीं का लोकल आदमी था और इसके पास अगर कोई जमीन थी उस जमीन में चारा उत्पादन होता था तो अधिशेष उत्पादन चारे का होता था वो यहाँ सप्लाई कर देता। चराने का मतलब आप ये मत सोचो
कि लकड़ी हाथ में ले रखी है, बोतल इधर टांग रखी है, छतरी हाथ में है, इधर जो है आपके पेंट को ऊपर उठा रखा है और कीचड़ के अंदर चल रहा है, तो वैसी फीलिंग नहीं लेनी है। चराने का मतलब है कि ये चारा उपलब्ध करवा देता था। ठीक है, तो हारित ऋषि जो है इसका शिष्य था बापा रावल। बापा रावल इसकी गाय चराता था। अगर फिर अपन बात करें कि हुआ यूं कि बापा रावल स्वर्ग लोक जाने का जब इनका टाइम आ गया था, तो उस समय हारित ऋषि बापा रावल से कहते हैं कि बापा रावल बोल, मेरा तो जाने का टाइम हो गया है। बापा रावल कहता है कि कुछ तो देके चला जाओ, ऐसे तो कैसे जा रहे हो, मैंने आपकी खूब सेवा की है। तब हारित ऋषि कहता है कि बोल क्या चाहिए। उसने कहा कि बस वैसा दे दो जो जिससे जिंदगी आसान से कट जाए, और तो कुछ ज्यादा तो मांगने की उम्मीद नहीं करता हूँ। तब बापा रावल कहते हैं कि तेरे को मैं कुछ अलग देके जाऊंगा, ये मेवाड़ की जो धरती है ये देके जाऊंगा तुझे। जब हारित ऋषि से बात करते हैं तो यहाँ एक माता थी जिसका नाम है, बच्चों ये दिख रही है आपको माता, राटासन माता। इस राटासन माता की पूजा करते हैं हारित ऋषि। जब राटासन माता हारित ऋषि से कुछ बातें होती है और राटासन से हारित ऋषि कहते हैं, ये माता ये मेरा भक्त है और इसको मैं कुछ देना चाहता हूँ, और देने के अंदर मेरे को मेवाड़ है, मेवाड़ की धरती इसको देना चाहता हूँ। तब राटासन ने कहा कि नहीं, ये कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, आप इसको प्रसन्न करने, इसको प्राप्त करने के लिए किसी और को प्रसन्न करो। तो किसको? कि भगवान शिव को करो, बड़े भंडारी है, जब देंगे तब छप्पर फाड़ के देंगे। हारित ऋषि कहते हैं कि उनकी तो वैसे ही मैं पूजा करता हूँ, तो कोई बात नहीं कि आप उनको प्रसन्न करो और वो ही दे सकते हैं। तो हारित ऋषि बाद में जो है शिव भगवान की पूजा करते हैं और शिव भगवान फिर तथास्तु करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से बापा रावल ने 734 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो हम उसकी भी बात करेंगे अभी। ये देख लो, ये राटासन है। इसके बाद में जो भगवान शिव की पूजा करी, तो ये यहाँ पर शिवलिंग है, ये यहाँ बापा रावल है। ये कौन है दोस्तों? बापा रावल। ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ये है हारित ऋषि। ऐसा भी माना जाता है कि हारित ऋषि जब स्वर्ग लोग पहुंच रहे थे, तो एक दिन पहले बापा रावल को कहा था कि कल सुबह मैं इतने बजे फ्लाइट पकड़ लूंगा, यहाँ से चला जाऊंगा, इसलिए तू कल जल्दी आ जाना, मेरे से मिल लेना। जब हारित ऋषि का टाइम हो गया तब तक बापा रावल नहीं पहुंचा था। हारित ऋषि अपने रथ में बैठ के उड़ान भर लेते, तभी बापा रावल भाग रहा है, इधर से धूल उड़ रही है। हारित ऋषि ने ऊपर से देखा कि भाई साहब इतनी भरी धूल भरी आंधी कहाँ से आ रही है। तब उसको लगा कि बापा रावल भागता हुआ आ रहा है। बापा रावल आता है, बापा रावल नीचे खड़ा होता है, ऊपर से हारित ऋषि अपने रथ के ऊपर बैठे हुए हैं, रथ रुकवा रखा है। बापा रावल को कहते हैं कि मूर्ख आदमी, तेरे को बुलाया कितने बजे था, आया कितने बजे तू? बापा रावल कहता है कि लेट हो गया महाराज, थोड़ा घर पे काम था। हरित ऋषि कहते हैं कि कोई बात नहीं, तेरा मुंह खोल। हरित ऋषि ऊपर है, बापा रावल को कह रहे हैं कि तेरा मुंह खोल। बापा रावल को लगा कि महाराज आज जा रहे हैं तो आप आज कुछ ना कुछ प्रसाद और साथ देके जाएंगे। जैसे ही बापा रावल ने ऊपर देखा और मुंह खोला, हरित ऋषि है जो पान खा रहे थे, और उस पान की पीक को बापा रावल के मुंह में थूकने का प्रयास करते हैं। लेकिन बापा रावल जो है, जैसे ही पान की पीक मुंह के पास में आती है, बापा रावल मुंह को नीचा कर लेता है और नीचे देखने लग जाता है। बापा रावल मन ही मन में सोच रहा था कि डोगरा पागल हो गया, जाता जाता कुछ और चीज तो देनी चाहिए थी जो नहीं दे रहा है, और उल्टा थूक के जा रहा है ऊपर। वो जो पान की पीक है बापा रावल के मुंह में न जाकर बापा रावल के कदमों में चली गई थी। हारित ऋषि गुस्सा हो जाते और कहते कि मूर्ख आदमी, ये पान की पीक कोई सामान्य पीक नहीं, ये अमृत था, तू हमेशा के लिए अजर अमर हो जाता। बापा रावल वापस ऊपर देखता और कहता, महाराज क्षमा करे, मैं 100 बार मुंह खोलूंगा, आप 100 बार पान की पीक थूको, इस बार बंद नहीं करूंगा। लेकिन हारित ऋषि ने कहा कि नहीं, बस जो होना था हो गया। अब इसका समाधान यही है कि जहां तक तेरे पैर जाएंगे वहां तक मेवाड़ का साम्राज्य है उसका विस्तार होता जाएगा। बापा रावल ने कहा कि ठीक है महाराज, जो आज्ञा। यहाँ से हरित ऋषि चले जाते हैं और बापा रावल की जो आगे की बातें हैं वो अपन देखते हैं कि इसकी अभियान की अपन बात करते हैं। तो अभियान जो है दोस्तों, बापा रावल का जो अभियान है, इसके अंदर हम पहला अभियान यही पढ़ते हैं कि बापा रावल ने 734 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ के मानमोरी को पराजित करके चित्तौड़ पे अधिकार हासिल कर लिया जाता है या अधिकार किया जाता है। और तो अभियान की अगर बात करें तो बापा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी के अंदर
चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पे क्या कर लिया है? अधिकार। तो चित्तौड़ पे अधिकार किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि चित्तौड़ पे पहले भी तो कोई था, तो चित्तौड़ पर बिल्कुल था मानमोरी। आप जब एंसेंट हिस्ट्री पढ़ोगे इंडिया की, उसके अंदर मौर्य वंश आएगा, नाम सुनेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हीं के कुछ वंशज थे यहाँ। तो ये जो मौर्य था या मौर्य था मानमोरी, इसको ये पराजित करता है। कब करता है? 734 ईस्वी के अंदर इसको पराजित करता है, और पराजित कर कर किस पे अधिकार करता है? चित्तौड़ पर अधिकार करता है दोस्तों। तो 734 के अंदर इसने चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया था मानमोरी को पराजित करके। दोस्तों ये टाइम या ये दौर बहुत चल रहा है, और इस समय अगर देखा जाए तो 712 के अंदर 712 ईस्वी के अंदर अरब कंट्रीज की तरफ से मुस्लिमों ने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि मुस्लिम इससे पहले भी आक्रमण कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे, या यहाँ जो राजा थे वो संघर्ष करते थे, उनको आने नहीं दे रहे थे। लेकिन 712 का जो दौर आया था, और 712 ईस्वी के अंदर अरब की तरफ से एक सेनापति आ रहा है, अरब का कमांडर मान लो उसको, जो है उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मात्र 12 साल का लड़का था, और ये आ जाता है और अपने यहाँ एक प्रांत पड़ता था, सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत। इस सिंध प्रांत पर इसने जो है अधिकार कर लिया था। सिंध प्रांत पर उस समय राजा हुआ करता था दाहिर, और दाहिर का पुत्र था जयसिंह। दाहिर का पुत्र कौन है दोस्तों? जयसिंह। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध प्रांत पे आता है। दाहिर और जयसिंह दोनों लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और इस सिंध प्रांत पे जो अधिकार कर लिया था किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, यानी कि मुस्लिमों ने सबसे पहले 712 के अंदर अधिकार कर लिया था। यह हिंदुस्तान का हिस्सा है सिंध प्रांत, जो अभी वर्तमान के अंदर पाकिस्तान के अंदर चला गया है, उस पर अधिकार किया था सबसे पहले। दोस्तों आप देखो 712 और 712 से 1192 ईस्वी की अगर बात करें, भाई जब 712 के अंदर यहाँ मुस्लिमों ने अटैक कर दिया था, सिंध प्रांत जीत लिया था, लेकिन राजस्थान या जो हिंदुस्तान की बात करें या भारत की बात करें, तो वहां जो है मुस्लिमों का जो राज्य स्थापित होता है वो 1192 के बाद में होता है। ऐसा क्या हुआ? तो 1192 के अंदर दोस्तों आपने सभी ने पढ़ा है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड, और इसके साथ में जो मोहम्मद गोरी का युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध, इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान थर्ड जी जो है ये हार जाते हैं, गोरी विजय होता है। गोरी तो यहाँ से वापस चला जाता है, लेकिन अपने साथ में जो कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर आया था उसको छोड़ के चला जाता है, और उसी ने फिर बाद में यहाँ पर जो है मुस्लिम शासन की नींव रखना स्टार्ट किया था। तो दोस्तों लगभग आप सोचो एक बार, 712 से लेकर 1192 के बीच का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड लगभग 480 साल का है। और इस 480 साल की अगर बात करें तो दोस्तों 480 साल तक क्या ये सिंध प्रांत से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे थे मुस्लिम? बिल्कुल कर रहे थे। पल पल जो है राजस्थान के अंदर अटैक हो रहे थे या हिंदुस्तान पे अटैक हो रहे थे। ऐसा कोई समय नहीं गया होगा जब आक्रमण नहीं हुआ होगा। लेकिन जो राजस्थान के लिए जो राजा थे, उन राजाओं की अगर आप बात करें तो गुर्जर प्रतिहार जो राजा थे वो थे। इधर मेवाड़ के अगर देखे जाए तो बप्पा रावल जी थे। ऐसे कुछ राजा थे या कुछ शासक थे जिन्होंने यहाँ पर दीवार बनकर कार्य किया था। इन मुस्लिमों को रोके रखा है, लेकिन इन मुस्लिमों की जो आग है वो अभी धधक रही थी, और इन्होंने लगातार अटैक करते रहे। और 1192 में ये जब जीत हासिल ही कर लेते हैं, उसके बाद मुस्लिम साम्राज्य जो है यहाँ पर क्या होता है? स्थापित होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात मैंने इसीलिए बताई है क्योंकि 712 में जब अटैक हो गया था उस समय चित्तौड़ के जो राजा थे वो थे मानमोरी। मानमोरी के जो दरबारी थे वो मानमोरी को कह रहे थे कि आप भी उठो, थोड़े लेजी मत बनो, आप आगे बढ़ो, और जो गुर्जर प्रतिहार है या जो राजपूत जो है इनका आप भी साथ दो, अन्यथा ये जो मुस्लिम है ये आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मानमोरी ने कहा कि अभी तक सिंध प्रांत है और सिंध प्रांत से खूब दूर पड़े यहाँ पर, आने दो, थोड़ा आगे आए तब बताना। वो दरबारी जो थे उनको लगा कि यार फालतू के अंदर मरवा देंगे अपने को, तो वो जाते हैं और जो ढूंढते हैं, और बप्पा रावल उनको अच्छा व्यक्ति लगता है। तो बप्पा रावल को जाके वो कहते हैं कि आप मानमोरी पे जो है अटैक कर दो और चित्तौड़ पे अधिकार कर लो। कुछ कहानियां ऐसी भी है, हालांकि आपको कहानी पे ध्यान नहीं देना, अपने को ध्यान इतना ही देना है कि 734 ईस्वी के अंदर मानमोरी को पराजित करके चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया जाता है। किसके द्वारा? बप्पा रावल के द्वारा। तो
दोस्तों जब 734 के अंदर मानमोरी को पराजित कर दिया है, चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया है, लेकिन अगला आदमी का जी नहीं लगा चित्तौड़ के अंदर। इसने जो अपनी राजधानी है वो राजधानी बनाई थी किसको? नागदा को। किसको बनाई थी दोस्तों? नागदा को। ये जो है अपनी राजधानी बनाता है। नागदा कहां पड़ता है? तो उदयपुर के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों? उदयपुर के अंदर। नागदा को ये अपनी राजधानी बना लेता है। अब जहां ये नागदा के अंदर राजधानी बनाता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि हरित ऋषि का शिष्य था, हरित ऋषि भगवान शिव के उपासक थे, तो ये भी भगवान शिव का ही उपासक बना और यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाता है नागदा के अंदर। उस मंदिर का नाम है एकलिंग। कौन से भगवान का मंदिर बनाया है? भगवान शिव का मंदिर है। एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाता है। और ये जो एकलिंग मंदिर है, या मैं यूं कह दूं आपको कि हरित ऋषि जो है भगवान शिव के उपासक तो थे, लेकिन ये जो संत थे ये कौन से धर्म से थे या कौन से संप्रदाय से थे? तो एक अपने संप्रदाय चलता है लकुलिस। तो हरित ऋषि जो है लकुलिस संप्रदाय से थे, इसलिए जो ये एकलिंग मंदिर है ये भी कोई सा मंदिर है? लकुलिस संप्रदाय वाला मंदिर माना जाता है। इसलिए आपसे मैं कह रहा हूं कि एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया है, लेकिन इसे ही लकुलिस मंदिर भी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों। तो एकलिंग मंदिर का निर्माण कहां करवाया? बप्पा रावल ने नागदा के अंदर करवाया है। इसे और किस नाम से भी जानते हैं? लकुलिस मंदिर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों मैं आपको और बताना चाहता हूं कि बिल्कुल मंदिर जो बनाया था वो नागदा के बाहर बनाया था। और आप जहां पे भी देखोगे मंदिर, जो प्राचीन मंदिर बने हैं वो गांव से या सिटी से बाहर ही बनाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है मार्केट डेवलप होता गया है और वो मंदिर अब क्या होते हैं? कस्बों, गांवों और सिटियों के जो बीच में आने लग गए हैं। वैसे ही इस मंदिर की अगर अपन बात करें तो नागदा के अंदर जो एकलिंग मंदिर बनाया गया था, ये मंदिर पहले बाहर था, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जो है लोगों का आना जाना स्टार्ट हुआ। यहाँ जो दुकानें स्थापित हुई और जहाँ दुकानें स्थापित हुई तो उनके जो परिवार है वहीं सेटल हुए और वहाँ एक कस्बा बन गया है। तो वर्तमान इस मंदिर की जो लोकेशन आती है वो आती है कैलाशपुरी। कौन सी आती है दोस्तों? कैलाशपुरी। तो याद रखना, ऑप्शन के अंदर अगर नागदा है तो भी ठीक है, ऑप्शन के अंदर कैलाशपुरी है तो कैलाशपुरी करना है, नागदा है तो नागदा करना है। दोनों आपसे कभी पूछेंगे नहीं, और दोनों पूछ ले तो फिर आप कैलाशपुरी पे टिक कर देना। ठीक है दोस्तों। तो जो बप्पा रावल जी है 734 के अंदर चित्तौड़ को जीतते हैं, लेकिन राजधानी नागदा को बनाते हैं। नागदा के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं, एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी मंदिर को लकुलिस मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो मंदिर है इसकी वर्तमान जो लोकेशन है या स्थिति है वो कहां पर आती है? कैलाशपुरी। दोस्तों आपको पता है भगवान भोला भंडारी रहता कहाँ है? कैलाश पहाड़ों में, और इसलिए इस जगह का नाम भी क्या रख दिया गया था? कैलाशपुरी रख दिया था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल जी या जो मेवाड़ के जितने भी राणा आए हैं, जितने भी शासक आए हैं, उन्होंने अपने आप को भगवान एकलिंग का दीवान बताया है कि हम यहाँ जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपके जो वास्तविक राजा है वो तो भगवान कौन है? एकलिंग जी है। तो एकलिंग दीवान के नाम से जो फेमस हुए हैं। तो अपने आप में मेवाड़ के जो राणा है ये स्वयं को क्या कहते हैं? एकलिंग का दीवान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एकलिंग का दीवान कहते हैं। दीवान बोले तो प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों। अब ये क्यों कहा गया है? तो हमारे एक पॉलिटी के अंदर एक सिद्धांत चलता है और वो सिद्धांत है राजत्व का दैवीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? राजत्व का दैवीय सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, राजत्व का दैवीय सिद्धांत है। इसकी अगर अपन बात करें तो ये जो सिद्धांत है इसके अंदर यही है कि राजा जो है वो अपने आप को किसी न किसी दैवीय शक्ति से जोड़ के रखता था। बिल्कुल ये अपने राजस्थान वालों ने नहीं किया है, ये भारत वालों ने भी किया है। और यह जो बाहर से मुस्लिम आक्रमणकारी या जो राजा बनकर या साम्राज्य विस्तार करने की दृष्टि से आए थे, जब राजा बन गए, स्थायित्व प्रदान कर लिया था, तो उन्होंने भी बिल्कुल जो है इस सिद्धांत को जो है पालन में लिया था अपने आप के अंदर। जैसे अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कहता है अल्लाह जिलाई नियाबत खुदाई, यानी कि वो कह रहा है कि मेरे अंदर अल्लाह की छाया निवास करती है। तो लोगों से जो बात करना चाहता है वो ये कहना चाहता है या उनके अंदर जो है इज्जत वाली भावना जो है वो लाना चाहता है। वैसे ही बप्पा रावल जी जो है
ये भी अपने आप को क्या मानते थे, एकलिंग का दीवान। मेवाड़ के जो भी राणा है वो अपने आप को क्या मानेंगे, एकलिंग का दीवान। अगर अपन आमेर रियासत की बात करते हैं तो आमेर रियासत के जो राजा थे कछावा वंश के, वो अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। तो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को जो है लोगों ने पालन में लिया था। ठीक है दोस्तों, तो मेवाड़ के जो राणा है वो स्वयं को क्या मानते हैं, एकलिंग का दीवान मानते हैं। कौन से सिद्धांत की बात की जा रही है यहाँ पर, राजत्व का देवी सिद्धांत की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, जब बप्पा रावल की आगे अपन बात करते हैं, तो जब बप्पा रावल यहाँ पर सेटल हो गया था, राजधानी बना ली, मंदिर बना लिया, आराम से जिंदगी जी रहा था, उसी समय मुस्लिमों ने आक्रमण किया। और इस बार जो मुस्लिमों ने आक्रमण किया था वो आए हैं गजनी, अफगानिस्तान से। कहां से आए दोस्तों, गजनी, अफगानिस्तान से जो है मुस्लिम आक्रमण करते हैं। और जब गजनी की सेना या अफगानिस्तान की मुस्लिम सेना जब मेवाड़ की धरती पे आ रही थी, तब बप्पा रावल तैयार था। बप्पा रावल ने अपनी सेना तैयार की और ये मुस्लिम सेना जो यहाँ पहुंचती है, इनको बहुत तरीके से पराजित करता है, छोड़े छोड़ के रख दिए, इनके चीतड़े पाड़े हैं, बार कूटे मचाए भाई साहब, मुस्लिमों ने नंगे पैर भागे हैं, बिल्कुल किसी का सांस दब गया, किसी का क्या हो गया, इनके अंग जो है भंग हो गए, एकदम कायरता इनके ऊपर झलकने को दिखी थी। जब ये मुस्लिम सेना यहाँ से वापस भागते हैं और भागती हुई वापस गजनी तक जा रही थी, लेकिन बप्पा रावल रुकने वाला आदमी नहीं था। बप्पा रावल ने कहा कि तुम जहां तक जाओ मैं पीछा करता रहूंगा। आपकी औकात कैसे हो गई, आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आपने यहाँ आक्रमण कर दिया। तो बप्पा रावल जो है मुस्लिम सेना का पीछा करता हुआ गजनी अफगानिस्तान तक चला गया था। कहां तक चला गया था, गजनी अफगानिस्तान तक चला गया था। और उस समय गजनी के अंदर जो है राजगद्दी पे जो शासक बैठा हुआ था, जो राजा बैठा हुआ था, उसका नाम था सलीम। कौन बैठा हुआ था दोस्तों, सलीम। तो गजनी के जो शासक थे सलीम, इस सलीम को जाते हैं और हाथ पकड़ के राजगद्दी से उठाते हैं, दो चार रेपट मारते कान के नीचे, इसको कहते हैं कि शर्म नहीं है तेरे को, आक्रमण कर दिया। जब सलीम ने माफी मांगी, लेकिन सलीम को कहा कि नहीं, गेट आउट हो यहां से। और अपना जो भांजा था, तो बप्पा रावल ने सलीम को राजगद्दी से हटाया और अपने भांजे को यहाँ का क्या बना दिया था, प्रशासक नियुक्त कर दिया था। हमारी जो राजस्थान की जो किवंतियां हैं, कहानियां हैं, उनके अंदर तो ये भी कहा जाता है कि बप्पा रावल गजनी तक ही नहीं, गजनी से आगे तक भी चला गया था, खुरासान की तरफ बढ़ गया था। आगे वाला जो साम्राज्य उसको भी है जो मेवाड़ साम्राज्य के अंदर मिला लिया गया था, खूब जीत हासिल की थी। लेकिन उसके जो लिखित सोर्सेज है वो हमारे पास ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए हम बस गजनी तक रुक जाते हैं। और आपको याद भी थे रखना है, किसने गजनी की सेना यानी गजनी तक ये मुस्लिम सेना का पीछा करता हुआ गया था। गजनी के राजा सलीम को राजगद्दी से हटा देता है, अपने भांजे को वहां का क्या बना के आता है, प्रशासक नियुक्त करता है। दोस्तों जब भांजे को वहां का प्रशासक नियुक्त किया, तो भांजे को भाई साहब डर लगा। भांजे ने वापस बप्पा रावल जी को कहा कि आप मुझे यहाँ प्रशासक नियुक्त करके वापस जा रहे हो, लेकिन क्या भरोसा इन मुस्लिमों का, अकेला दे के मेरे को मार दे, कहीं गलावड़ा दबा दे, इसलिए आप ऐसे नहीं जाओ। बप्पा रावल ने कहा तू डर मत, मैं तेरा इंतजाम अच्छा करता हूं और मैं कुछ समय तक वेट करूंगा साइड के अंदर जाके कि मैदान खाली छोड़ू, यहाँ पर अगर उसकी जो हिम्मत है तो वापस आएगा, और जब थोड़े दिनों बाद में नहीं आएगा तो मैं चला जाऊंगा, तो मस्त रहना। तो जब बप्पा रावल जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और उस समय की अगर बात करें तो हिंदुस्तान ही था, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान जो है अपने से अलग हो गया है, लेकिन पाकिस्तान भी पहले हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां आके बप्पा रावल ने अपनी सेना रोकी थी। तो बप्पा रावल जहां अपनी सेना रोकता है, वहां पर रसद सामग्री, ये जो खाद्य आपूर्ति के जो सामान थे, इनकी आपूर्ति करने के लिए साइड में कोई गांव थे, और वहां से जो व्यापारी लोग हैं यहाँ पर आकर इनको सामान बेचने लग गए थे। धीरे धीरे वहां पर एक कस्बा बस गया, कस्बा बसा, उस कस्बे का नाम रखा गया था रावलदा पिंड, कि जहां पे रावल जी की सेना रुकी है वहां एक गांव बस गया था। पिंड है पंजाबी भाषा का है, गांव को पिंड कहते हैं पंजाबी के अंदर। तो ये पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का पंजाब है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो रावलदा जो पिंड है, ये कस्बा बस गया था बप्पा रावल के सैनिक अड्डे के कारण या सैनिक ठिकाने के कारण। और वर्तमान के अंदर पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर एक शहर डेवलप हो गया है, या जिसका नाम अपन मानते हैं रावलपिंडी। कौन सा शहर है, रावलपिंडी। तो दोस्तों पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का जो नामकरण है वो बप्पा रावल के सैनिक अड्डे के कारण हुआ है। तो आपसे कोई पूछ ले
कि बप्पा रावल जी के जो सैनिक अड्डे के कारण कौन से शहर का नामकरण हुआ है, तो रावलपिंडी। और कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। जब ये जीत हासिल कर लेता है और वापस मेवाड़ आता है, तब इसको लगा यार कुछ तो नया करना चाहिए। अब यहाँ ये जो नया करेगा, तो यहाँ ये सिक्के चलाएगा। क्या चलाएगा दोस्तों, सिक्के। ठीक है, तो ये जो सिक्के की अगर बात करें अपन, तो इसने एक सिक्का चलाया था, वो चलाया था सोने का। किसका सिक्का चलाया है, सोने का सिक्का चलाया था, जो कितने ग्रेन का है, 115 ग्रेन का है। दोस्तों ग्रेन बोले तो गेहूं के दाने। किसके दाने हैं, गेहूं के दाने। ठीक है, तो गेहूं 115 गेहूं के दाने से किसको मापा जाता था, सोने के सिक्के को। यानी कि ताकड़ी के पलड़े के अंदर एक तरफ 115 जो गेहूं के दाने रख दो और एक तरफ क्या रख दो, सोने के सिक्का रख दो, दोनों का वेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बप्पा रावल ने मेवाड़ के अंदर 115 ग्रेन का क्या चलाया था, सोने का सिक्का। दोस्तों मैं सोने का, ये जो सोने का सिक्का क्यों चला रहा है, इसके पीछे भी रीजन रहा होगा। तो बप्पा रावल जी थोड़ा महान आदमी, प्रतापी आदमी हो गया था, इसलिए बप्पा रावल को लगा कि अपने जो पूर्वज गए हैं उन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के चला दिए, तो अपन तो कम से कम सोना की चलाए। जी दोस्तों, मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको सोने जो सिक्के हैं उनके बारे में नहीं बताया था, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको आज कि जो चांदी के सिक्के हैं मेवाड़ के अंदर, ये चला दिए थे गोहिल ने। और बात करें तो ये जो चांदी के सिक्के हैं गोहिल के हैं, इनकी अगर बात करें तो ये जो सिक्के हैं इनकी मात्रा है 2000 चांदी के जो सिक्के हैं या कॉइन है, ये आगरा से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, आगरा से। 1869 के अंदर या 1869 ईस्वी के अंदर जब यहाँ खुदाई की गई थी, तब ये सिक्के मिले हैं और इन पे लिखा हुआ है श्री गोहिल। इसलिए अनुमान लगाया है कि ये जो सिक्के हैं ये किसके हैं, गोहिल के हैं। यानी कि गोहिल वंश के पहले से ही 2000 चांदी के सिक्के प्राप्त हो गए, जो कहां से हुए हैं, आगरा से हुए हैं। कब के हैं, तो 1869 के हैं, 1869 ईस्वी के हैं। फिर अपन बात करें तो जो शिलादित्य था, इस शिलादित्य के तांबे के सिक्के मिले हैं। शिल तांबे किसके सिक्के मिले हैं, तांबे के। तो शिलादित्य ने तांबे के सिक्के मेवाड़ में पहले चला दिए, चांदी के सिक्के गोहिल चला के चला गया है। अब सोने के सिक्के कौन चला रहा है, बप्पा रावल चला रहा है। ठीक है, कितने ग्रेन का है, 115 ग्रेन का है। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं कि जो बप्पा रावल जी हैं, इस बप्पा रावल की उपाधियों की, और उपाधियों से पहले मैं आपको इसकी तुलना करता हूं कि इसकी तुलना किसने की है, क्या बोला गया है और किसके आधार पे बोला गया है। पहले हम उनकी बातें कर लेंगे, उसके बाद अपन फिर आगे बढ़ेंगे, तब इनकी क्या देखेंगे, उपाधियां। उपाधियों जैसी उपाधि है वो भी कि आप बप्पा रावल जो है ये मुस्लिमों को पराजित कर रहा है, वैसे ही जब मुस्लिम हिंदुस्तान पे ही अटैक नहीं कर रहे थे, एशिया पे ही अटैक नहीं कर रहे थे, ये यूरोप महाद्वीप की ओर भी अटैक कर रहे थे, उधर भी आक्रमण कर रहे थे। तो यूरोप के अंदर एक देश पड़ता है फ्रांस, और फ्रांस के अंदर एक कमांडर हुआ है, एक सेनापति हुआ है जिसका नाम है चार्ल्स मार्टेल। चार्ल्स मार्टेल जो एक फ्रांसीसी सेनापति था, और इस चार्ल्स मार्टेल ने यूरोप कंट्रीज के अंदर जब मुस्लिम प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, उस समय भयंकर तरीके से सबसे पहले मुस्लिमों को इसने पराजित किया था, ढंग से इसने खाल उधेड़ दी थी। और वैसे ही अगर मुस्लिमों की अपने राजस्थान में या मेवाड़ के अंदर बात करें, तो खाल उधेड़ने का या चाम पाड़ने का जो कार्य किया था, वो किया था किसने, बप्पा रावल ने। इसलिए एक इतिहासकार हुए हैं, मराठा इतिहासकार है सीवी वैद्य, जिनका पूरा नाम है चिंतामणि विनायक वैद्य। तो जो सीवी वैद्य हैं या चिंतामणि विनायक वैद्य हैं, जो तुलना करता है बप्पा रावल की इस फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल के साथ में, क्योंकि दोनों के अंदर एक समानता है कि चार्ल्स मार्टेल ने भी मुस्लिमों को पराजित किया था, बप्पा रावल ने भी किनको पराजित किया है, मुस्लिमों को पराजित किया है। तो बप्पा रावल की जो तुलना है वो इतिहासकार सीवी वैद्य ने फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल के साथ में की है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको
अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन इसकी उपाधियां देख लेते हैं। तो उपाधियां क्या क्या है। पहली उपाधि जो है इसकी रही है हिंदू सूरज। पहली उपाधि कौन सी है, हिंदू सूरज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उपाधि हिंदू सूरज कैसे दिए। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको कि जब मुस्लिमों ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था, तो वो जो आ रहे हैं उनका मेन प्रपंच जो मेन कार्य या उद्देश्य होता था, एक तो वो लूट करना चाहते थे, लूट के इधर जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। जब यहाँ मुस्लिम आ गए थे और उन मुस्लिमों से अपने हिंदू धर्म को खतरा हुआ था, उस खतरे से बप्पा रावल ने आपको बाहर निकाला है, नहीं तो यहाँ पर अंधकार हो जाता, हिंदू धर्म का विनाश हो जाता, हिंदू धर्म का जो सूर्य है वो जो है अस्त हो जाता। इस दुविधा से आपको कोई बाहर निकालने का काम कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है, बप्पा रावल। तो बप्पा रावल को इसलिए कौन सी उपाधि दी गई है, हिंदू सूरज। दूसरी उपाधि इसकी देखे दोस्तों, राजगुरु। कौन सी उपाधि है, राजगुरु। बप्पा रावल को राजगुरु उपाधि क्यों दी गई है, जब बप्पा रावल ने मुस्लिमों को पराजित कर दिया है। पहले ही आपने देखा है कि 734 के अंदर मानमौरी को पराजित किया है, तो ये ढंग से थोड़ा अपना पावर था, रुतबा था, और आसपास के राजाओं को कहता था कि मूर्खों मेरे से शिक्षा लिया करो आप, ठीक है, आप नाक कटा दोगे ऐसे तो हमारी, तो आप कभी भी अगर आपको आवश्यकता पड़े तो मेरे पास कोचिंग लेने आ सकते हो। इसलिए इसको क्या बताया गया है, राजगुरु। क्या बताया गया है, राजगुरु। तीसरी उपाधि की अगर अपन बात करें तो तीसरी उपाधि है इसकी चकवे। कौन सी है, चकवे। अगर चकवे की बात करें तो यह भाषा अपभ्रंश का शब्द हुआ है। वैसे तो इसको अगर देखा जाए तो ओरिजिनली ये जो शब्द है ये चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती का मतलब होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला। चक्रवर्ती का मतलब क्या होता है दोस्तों, चारों दिशाओं को जीतने वाला। तो चक्रवर्ती उसे कहा जाता है, जैसे भगवान श्री राम चक्रवर्ती सम्राट थे, वैसे ही बप्पा रावल को भी चक्रवर्ती बताया था, क्योंकि जिस दिशा के अंदर गया उस दिशा के अंदर इसने भाई साहब नगाड़े बजाए हैं, जो जीत हासिल की है, इसलिए इसको ये उपाधि दी गई है। तो बप्पा रावल जो है इसको चक्रवर्ती उपाधि दी थी, लेकिन अपने से बोला नहीं गया, अपना नाम बिगाड़ने के अंदर वैसे माहिर है, और इसको कह दिया फिर बाद में अपन ने चकवे। क्या कह दिया है दोस्तों, चकवे। तो चकवे का मतलब भी ये होता है कि चारों दिशाओं को जीतने वाला। तो याद रखिए उपाधियां कौन कौन सी है, हिंदू सूरज है, राजगुरु है और चकवे है। और इतिहासकार सीवी वैद्य है जो इसकी तुलना करता है फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल के साथ में। अब क्यों करता है वो कारण मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको क्या है समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला जो राजा आता है वो है अलट। अगला राजा कौन है, अलट। अलट का एक अन्य नाम भी है आलू रावल। अलट का अन्य नाम भी है जो क्या है, आलू रावल। देखो एक बार किस प्रकार का नाम है, क्योंकि ओरिजिनल नाम तो अलट ही होगा अगले का। हुआ ऐसे होगा कि अलट अपन बोलते नहीं है, अपन बगाड़ देते हैं नाम। अपन राजू को कहते हैं रज्या, धोड़ू को कहते हैं धोड़या, कालू को कहते हैं काल्या, गोपाल को कहते हैं गोपाल्या। इस प्रकार इस अलट को भी भापड़े को इसके नाम से नहीं बुलाया गया होगा, और इसको कहा होगा छोटा था तब टाबर आलू। क्या बोल दिया होगा, आलू। आलू एक दिन बड़ा होता है और राजा बनता है, तो टाइटल लग जाती है या उपाधि लग जाती है रावल की। और इसलिए फिर लोगों से पूछा होगा किसी ने कि तुम्हारा राजा क्या है, तो लोगों को अब नाम अलट याद नहीं रहा है, बचपन वाला नाम याद रह गया आलू, और लोगों ने कह दिया आलू रावल हमारा राजा। ठीक है, तो अन्य नाम कौन सा इसका, आलू रावल है। अलट की अगर अपन बात करते हैं तो अलट जो है इसके समय क्या क्या देखने को मिलता है। तो अलट जो है एक अपन सानेश्वर प्रशस्ति है, लेकिन इससे पहले अपन एक अभिलेख भी पढ़ेंगे जो है आठपुर का अभिलेख। हो सकता है टेक्निकल टीम ने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, अगली स्लाइड पे भेज दिया होगा, अभी देख लेंगे दोस्तों। पहले अलट की अपन बात करते हैं। तो अलट जो है, अलट की अगर बात करते हैं तो अलट जो है इसने आहड़ को अपने दूसरी राजधानी बनाया था, अपनी दूसरी राजधानी बनाई। तो
आहड़ को ये अपनी दूसरी राजधानी बना रहा है, इसके पीछे कारण क्या रहा होगा? दूसरी राजधानी का मतलब ये नहीं है कि नागदा छोड़ के चला हो गया, इनकी जो मुख्य राजधानी है वो तो नागदा ही है। इसने एक टेम्परेरी, या अगर देखा जाए तो प्रशासनिक रूप से अगर यहाँ पर कोई दूसरी राजधानी बना रहा है, तो मैं आपको सामान्य शब्दों में बता दूं कि जिस प्रकार राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट की जो मेन ब्रांच है या मुख्य हेडक्वार्टर हाईकोर्ट का है वो जोधपुर के अंदर है, लेकिन इसकी एक खंडपीठ है जो जयपुर के अंदर है, वो पूर्वी राजस्थान के मामले देख लेता है क्योंकि उनकी दूरी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। वरना अपना जो बेसिक हाईकोर्ट है, मुख्य हाईकोर्ट, वो कहाँ है? जोधपुर। वैसे ही कि राजधानी तो नागदा है, लेकिन एक खंडपीठ के रूप में या अलग केंद्र बना दिया है, वो किसको बनाया है? आहड़ को। अब इसके पीछे भी कारण रहे हैं कि आहड़ को इसने अपनी सेकंड राजधानी क्यों बनाया। तो अपन को मैं कारण की बात करूं तो आहड़ जो है शुरू रूप से या स्टार्टिंग से ही मुख्य रूप से व्यापारिक केंद्र माना जाता है। आहड़ आप सभ्यता भी पढ़ोगे, इसका मतलब एंसेंट हिस्ट्री के अंदर भी यहाँ से लोग जो है आदान प्रदान किया करते थे, व्यापार का जो कार्य है वो किया करते थे। तो आहड़ जो है मुख्य रूप से व्यापारिक केंद्र था, और व्यापारिक केंद्र है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कौन से लोग जो आएंगे? व्यापारिक लोग ही आएंगे। और आपको पता है दोस्तों, पैसा भी इनके पास ही ज्यादा होता है। आज भी देख लो आप, बिजनेसमैन के पास में पैसा ज्यादा है, तो वैसे ही जो व्यापारी थे इनके पास में पैसा ज्यादा था और ये यहाँ व्यापार करते थे। लेकिन इनको लगा कि यार अपने पास पैसा है, यार कभी कोई लुटेरे आ गए अपने को लूट के ले गए तो अपन क्या करेंगे? राजा थोड़ा नागदा के अंदर बैठता है, वहां से अगर सेना भी आएगी तो भी इनको पकड़ नहीं पाएगी, तब तक लुटेरे भाग जाएंगे। तो ये व्यापारी लोग जो है इकट्ठे होते हैं और होकर कहाँ चले जाते हैं? नागदा। नागदा के अंदर बैठा कौन? अलट। अलट को जाके कहते हैं कि महाराज हमारी भी कुछ दुविधा है, इसको अगर आप दूर कर दो तो अच्छी बात है। राजा ने पूछा कि बोलो क्या समस्या आपकी? तब व्यापारी कहते हैं कि हम वहां व्यापार करते हैं, हमारे पास पैसा रहता है, इधर उधर के सामान रहते हैं बेचने के लिए, अगर कोई लुटेरे आ गए हमें लूट के ले गए और आप वहां तक पहुंचोगे तब तक देर हो जाएगी। तब अलट कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अब बताओ आपकी क्या हेल्प करूं। तब व्यापारियों ने कहा कि वहां पर कोई आप ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर दो जो हमारे को ऊपर पूरा कंट्रोल रख ले, हमारा ध्यान रख ले, कुछ भी ऐसी अनहोनी हुई तो तुरंत हमारे पास पहुंच जाए। अलट ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं राजधानी बना दूंगा, लेकिन पैसे वैसे नहीं है। व्यापारियों ने कहा कि पैसों की बात ही नहीं, पैसे हम दे देंगे लेकिन राजधानी स्थापित कर दे। तो वहां एक अलग से हेडक्वार्टर बनाया था जिसको हम कहते हैं सेकंड राजधानी। तो वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी बिठाए गए थे वो फिर यहाँ देखरेख क्या करते थे। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि दोस्तों जब नागदा राजधानी बनी थी तब मेवाड़ का हिस्सा छोटा ही हो और नागदा सेंटर में हो, चारों तरफ कंट्रोल हो जाता। लेकिन हो सकता है अब साम्राज्य का जो विस्तार है वो थोड़ा ज्यादा हो गया हो और नागदा यहाँ रह गया हो और आड़ इधर आ गया हो। अब यहाँ कंट्रोल करना थोड़ा आसान नहीं हो रहा था, इसलिए भी फिर इसने क्या होगा कि राजधानी इधर शिफ्ट की होगी। ठीक है दोस्तों, तो अलट जो है आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाता है। अब यहाँ राजधानी तो बना दी इसने, लेकिन यहाँ जैसे एक समस्या थी, तो इसने अलट ने वापस कहा कि मैं राजधानी स्थापित कर दूंगा लेकिन मैं मंदिर का निर्माण भी करवाऊंगा और उसके भी पैसे नहीं है मेरे पास। तब व्यापारी ने कहा कि कोई बात नहीं, उसके भी पैसे हम दे देंगे। तो अलट जो है आहड़ के अंदर फिर जो मंदिर बनवाता है वो मंदिर बनवाता है वराह मंदिर। वराह मंदिर बोले तो भगवान विष्णु का मंदिर है। तो आप सोचो, मेवाड़ के जो राजा है वो एकलिंग भगवान को जो है अपना वास्तविक राजा मानते हैं, खुद को उनका दीवान बताते हैं, और आगे जाके वराह मंदिर या भगवान विष्णु के जो मंदिर बनवा रहे हैं। तो आप सोचो एक बार, ये यहाँ पर इनकी जो है धार्मिक जो सहिष्णुता है उसको बताई जा रही है कि हम सभी को साथ लेके चलते हैं। तो अलट जो है, अलट ने आहड़ के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवा दिया, आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बना दिया। अब जब राजधानी बन गई है, अलट जी तो बैठते हैं नागदा के अंदर, लेकिन वहां राजधानी बना दी तो वहां किसी न किसी आदमी को या कर्मचारियों को तो नियुक्त करना पड़ेगा। इसलिए मेवाड़ के अंदर सबसे पहले नौकरशाही या प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाती है। वो किसके द्वारा की जाती है? अलट के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? अलट के द्वारा। तो अलट मेवाड़ के अंदर नौकरशाही या प्रशासनिक व्यवस्था लागू करता है। कौन सी व्यवस्था लागू करता है दोस्तों? प्रशासनिक या नौकरशाही व्यवस्था लागू करता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अलट की बात आई तो इसका अन्य नाम अलुरावल है। अलट ने अपनी सेकंड राजधानी आहड़ को बनाया था
पहाड़ के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाया, जो कौन सा है, वराह मंदिर। और इसने मेवाड़ के अंदर नौकरशाही या प्रशासनिक व्यवस्था लागू की है। और ये समस्त जानकारियां अगर आपसे कोई पूछता है कि कहां से प्राप्त होती है, तो वो होती है सारणेश्वर प्रशस्ति से प्राप्त होती है, सारणेश्वर प्रशस्ति से प्राप्त होती है। जो कब की है, यह है 953 ईस्वी की। कब की है दोस्तों, 953 ईस्वी की जो प्रशस्ति है सारणेश्वर, उससे यह प्राप्त होती है। दोस्तों मैं सारणेश्वर प्रशस्ति के पर आपसे बात करूं तो इधर वाला अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार ले लो। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करेंगे सारणेश्वर प्रशस्ति की। और सारणेश्वर प्रशस्ति की अगर बात करते हैं तो सारणेश्वर जो प्रशस्ति है वो है 953 ईस्वी की। कब की है दोस्तों, 953 ईस्वी की है। और ये जो है कहां से प्राप्त हुई है, 953 ईस्वी की है। मुख्यतः अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो ये प्रशस्ति लगी थी, ये लगी थी आहड़ के अंदर, जो वरा मंदिर है उसके अंदर ही। सबसे पहले कहां लगी हुई थी, ये वराह मंदिर के अंदर लगी हुई थी। फिर ये इसके अंदर कैसे आई, तो हो सकता है वराह मंदिर पे आक्रमण हो गया हो और वराह मंदिर टूट गया हो बीच के अंदर, या सिर्फ एक पत्थर पड़ा हुआ था और उस पत्थर को इस मंदिर के अंदर लगा दिया हो। कौन से मंदिर में, सारणेश्वर मंदिर में। यह भी उदयपुर में ही है। तो जहां आप देख लो पीछे स्वर आता है, इसका मतलब भोलेनाथ का मंदिर है। किसका मंदिर है ये, भगवान शिव का मंदिर है। जब इस मंदिर का निर्माण करवाया हो तब वहां जो भाटा था उसको लाके इसके अंदर लगा दिया, इसलिए वो जो प्रशस्ति है इधर शिफ्ट हो गई है। तो सारणेश्वर जो प्रशस्ति है वो 953 की है। ये पहले कौन से मंदिर के अंदर लगी हुई थी, वराह मंदिर के अंदर लगी हुई थी। बाद में ये किस मंदिर में आई है, सारणेश्वर जो शिवालय है उसके अंदर आई थी, इसलिए इसको क्या बोल दिया अपन ने, सारणेश्वर प्रशस्ति बोल दिया है। इस प्रशस्ति से, सारणेश्वर प्रशस्ति से अपन ने जो भी बातें की थी अलर्ट की, कि यहां पर जो है आहड़ को सेकंड राजधानी, ठीक है दोस्तों, आहड़ के अंदर जो है वराह मंदिर का निर्माण, और मेवाड़ के अंदर जो है नौकरशाही या प्रशासनिक व्यवस्था, नौकरशाही या प्रशासनिक व्यवस्था जो लागू की है, इनकी जानकारी जो आपको प्राप्त होती है वो कहां से होती है, सारणेश्वर प्रशस्ति से होती है, जो कब की है, 953 ईस्वी की है। ठीक है दोस्तों, यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सारणेश्वर प्रशस्ति की और अगर अपन बात करते हैं तो सारणेश्वर प्रशस्ति के अंदर अलट की जानकारी है। किसकी जानकारी है, अलट की। बिल्कुल, इस प्रशस्ति के अंदर अलट की जानकारी प्राप्त होती है। अलट की एक मम्मी है महालक्ष्मी, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अलट का एक पुत्र है नरवहन, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और इस प्रशस्ति के अंदर और भी कुछ जानकारियां हैं, जैसे मैं बता दूं आपको कि जो वराह मंदिर है, इस मंदिर के निर्माण के अंदर जिन्होंने चंदा दिया था उसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। कि वराह मंदिर के निर्माण के अंदर जो चंदा दिया गया था वो व्यक्ति कौन कौन है, उनको अपन कहते हैं गोष्ठिकों। क्या कहते हैं दोस्तों, गोष्ठिकों। तो इन गोष्ठिकों की भी क्या है, जानकारी प्राप्त होती है। कहां से, सारणेश्वर प्रशस्ति से। ठीक है दोस्तों, इस सारणेश्वर प्रशस्ति के अंदर और भी जानकारियां प्राप्त होती है। जैसे मैं बता दूं आपको, आहड़ जो है व्यापारिक केंद्र कैसे था। आहड़ के अंदर कर्नाटक से व्यापार करने के लिए व्यापारी आया करते थे। मध्य प्रदेश से यहाँ पर लोग जो है व्यापार करने के लिए आया करते थे। इनके अलावा लाट से जो है व्यापारी लोग यहाँ है जो व्यापार करने के लिए आते हैं। लाट का मतलब गुजरात का सेक्टर था ये, ठीक है। यहां से लोग व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। एक जगह है टक, ये अपने पंजाब का भाग था। यहां से भी यहाँ पर जो है लोग क्या है व्यापार करने के लिए आते थे। तो इनकी भी नॉलेज यहाँ जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पर आहड़ के अंदर कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, लाट से, टक से व्यापारी लोग यहाँ पर क्या है व्यापार करने के लिए आया करते थे। तो कौन सी प्रशस्ति आपको ये जानकारी देती है, सारणेश्वर प्रशस्ति, जो कब की है, 953 ईस्वी की है। ठीक है दोस्तों, और इस सारणेश्वर प्रशस्ति की और बात करें तो इसके अंदर यह भी बता दिया जाता है कि अलट के द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था लागू की थी या नौकरशाही व्यवस्था लागू की थी, इसकी भी डिटेल दी गई है। इसके अंदर बिल्कुल जो अलट के पदाधिकारी थे,
उन पदाधिकारियों की जानकारी है, उनके नाम तक बताए हैं और उनके पद भी बताए हैं कि कौन से पद पे कौन सा जो है अधिकारी बैठा हुआ है। इसकी भी जानकारी आपको कौन सी प्रशस्ति देती है, स्थानेश्वर प्रशस्ति देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने बात की है किसकी, स्थानेश्वर प्रशस्ति की। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हालांकि मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि अलट ने पहाड़ को अपनी सेकंड राजधानी बनाया, पहाड़ के अंदर बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया और मेवाड़ के अंदर नौकरशाही या प्रशासनिक व्यवस्था लागू की है। इनकी जानकारी अगर आपको कहां से प्राप्त होती है तो स्थानेश्वर प्रशस्ति से होती है, जो कब की है, 953 ईस्वी की है। हालांकि हमने जो बाद में बातें पढ़ी है वो एक्स्ट्रा पढ़ी है कि अलट की भी जानकारी प्राप्त होती है, इनकी मम्मी का नाम है मां लक्ष्मी, उनकी जानकारी प्राप्त होती है, इनका पुत्र था नरवहन, उसकी जानकारी प्राप्त होती है, बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया गया था तब चंदा जिन्होंने दिया था उन लोगों की प्राप्ति होती है, जो जानकारी प्राप्त होती है उनको अपन क्या कहते थे, गोष्ठिको। तो ध्यान रखना, गोष्ठिक जिनको कहा जाता है वो चंदा देने वाले होते हैं। कर्नाटक, एमपी, लाट और टक के क्षेत्रों से यहाँ पर जो है व्यापारी लोग हैं वो भी आया करते थे व्यापार करने की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं अलट के आगे की। तो अलट जो है इसने शादी की थी कौन राजकुमारी से, जिनका नाम है हरिया देवी। तो अलट जो शादी करता है वो कौन सी कबीलाई संस्कृति के लोग हैं, होण, उनकी राजकुमारी थी, उसका नाम क्या है, हरिया देवी। ठीक है दोस्तों, अभी बात करेंगे होण कौन थे, कैसे हैं, इनके बारे में भी अपन को मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से कहानियों के माध्यम से बता दूंगा अभी। तो अलट जो शादी करता है वो होण राजकुमारी हरिया देवी से करता है और इस हरिया देवी को राजस्थान की सोनिया गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान की सोनिया गांधी। ठीक है दोस्तों, और इस शादी को पहला इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। तो अलट जो शादी करता है वह होण राजकुमारी हरिया देवी से करता है। हरिया देवी ने यहाँ पर एक गांव बसाया था या कस्बा बसाया था जिसका नाम है हर्षपुर। कौन सा कस्बा बसाया है इसने, हर्षपुर। तो अलट जो शादी करता है और हरिया देवी की जो जानकारी है या हर्षपुर जो गांव बसा रही है, ये जानकारी आपको कहीं से मिलती है, तो वो मिलती है आठपुर अभिलेख से। किसे मिलती है दोस्तों, आठपुर अभिलेख से। आठपुर जो अभिलेख है ये 977 ईस्वी का है। कब का है दोस्तों, 977 ईस्वी का है। तो अलट ने होण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की, हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव बसाया। ठीक है, ये जानकारी कहां से मिलेगी आपको, आठपुर अभिलेख से, जो कब का है, 977 ईस्वी का है। ठीक है दोस्तों, इस आठपुर अभिलेख के अंदर इनकी जो मम्मी है, जैसे हमने पिछली स्लाइड पे बात की थी अभी, कि मम्मी का नाम है मां लक्ष्मी राठौड़। ये जो है राष्ट्रकूट वंश से संबंध रखती है, इनकी भी ये जो है जानकारी देता है। ठीक है दोस्तों, तो अलट शादी करता है होण राजकुमारी से। अब इस होण कबीलाई संस्कृति पर बात करते हैं कि जो होण है ये थे कौन, कहां से आए हैं। तो होण वैसे मध्य एशिया, कहां कहते हैं ये, मध्य एशिया के, इसके मतलब हिंदुस्तान से या भारत से बाहर के ही है। मध्य एशिया की एक बर्बर जाति है। इतनी क्रूरता इनके अंदर देखने को मिली है कि आप सोच नहीं सकोगे। होण जो है ये जब जहां पे भी जाते तो ये लूट खसोट करते, आक्रमण कर देते थे और पूरे कबीला जो है इनके साथ में चलता था। मान लो कि आप जिस जगह रह रहे हो और वहां पर होणों ने अटैक कर दिया और जितने भी आपके दोस्त हैं वो वहीं थे, आपके जो रिलेटिव थे वो भी वहीं थे और किसी कारणवश आप वहां नहीं थे, पीछे से अटैक हुआ तो होणों ने आपके पूरी जो बस्ती थी, गांव था, शहर था, जहां आप रहते हो उस इलाके को उजाड़ दिया। जितने भी वहां लोग थे उनको मार दिया जाता था, यहां तक कि ये जो पशु पक्षियों को भी बाकी नहीं छोड़ते थे, उनको भी मारते थे। इतनी इनके अंदर क्या थी, बर्बरता थी। बाद में ऐसा होता था कि उनमें से 5-7 व्यक्ति जो है उनको जीवित रखते हैं
और बाकी जो है वो मरे हुए पड़े हैं, उनकी लाशें पड़ी हुई है। और इनका शाम का जो समय था वो थोड़ा आगे जाके नाइट रुकने स्टे करने का जो प्लान है, यहाँ से अपने को साथ लेके जाएंगे। जो जीवित बचे हैं उनको साथ लेके जाते हैं, और जीवित ज्यादा नहीं छोड़ते थे, 10 15 20 की मात्रा के अंदर जीवित रखते थे, बाकी वालों को मार देते थे। और उन लाशों को या उन डेड बॉडीज को जो है अपने साथ लेके जाते हैं। थोड़ा आगे जाते, नाइट हो जाती, वहां ये विश्राम करते, रुक जाते। जहां ये रुकते वहां पर एक फायर कैंप का आयोजन करते। विश्राम करने से पहले एंजॉय करते थे, और एंजॉय वैसा ही चिल पार्टी वाला एकदम पेगले ब्लेंडर जैसे, ठीक है। अब ये आदमी है लड़ने वाले आदमी है, इनके पास कांच के बर्तनों का क्या काम, गिलास विलास के साथ रखते नहीं थे। अब दारू पीना है, लेकिन दारू पिए किसके अंदर? तो जो डेड बॉडीज अपने साथ लेके गए हैं, और जो दोस्तों आपको अगर मान लो कि जीवित है, आपको पकड़ के लेके गया है, आपको वहां बिठा दिया गया है, और आपके सामने आपके ही मिलने वाले जो परिचित लोग हैं उनकी डेड बॉडीज पड़ी है, उनकी खोपड़ी खोलते हैं, बिल्कुल ऊपर से खोपड़ी खोलते हैं, अंदर से कटोरानुमा जो संरचना उस ढांचे को बाहर निकालते हैं, दिमाग को बाहर पटकते हैं, पानी के अंदर आराम से जकोड़ते हैं, खकोड़ते हैं, उसके बाद उसके अंदर शराब डालते हैं, और शराब डाल के आराम से पीते हैं, क्योंकि शराब टेस्ट के अंदर कड़वी होती है। और अब चखने की आवश्यकता है। चखना देखो, आजकल जो लोग हैं वो चखना अलग ही है, कोई ग्रीन सलाद ले लेता है, कोई नमकीनी स्वाद ले लेता है। अब वहां उनके ऐसा चखना कहाँ? तो वो चखने के अंदर आपकी जो साथी थे, उनकी जो जिनकी खोपड़ियां खोली है दारू के लिए, उन्हीं जो साथियों के हैं हाथ पैर काटते हैं, और फायर जो वहां है, कैंप जो चल ही रहा है, तो आग जली हुई है, उसके अंदर वो उसको फ्राई करके चखने के रूप में क्या करते हैं, खा लेते हैं। तो ये हुण जो है ऐसा तब तक करेंगे जब तक वो डेड बॉडीज पड़ी है, उसके बाद में आपको कहेंगे कि आपको रिहा किया जाता, आप जाओ यहां से। दोस्तों आप मानो कि वहां अगर आपके साथ ऐसी चोट हुई है, अगर वहां से आप रिहा हो जाते हो, सही सलामत वापस आ जाते हो, और जिस जगह जाकर आप रहने लग जाते हो, वहां पर अगर गलती से कोई आपको आके कह दे कि हुण आ गए, तो आप क्या करोगे? जी निकल जाए भाई साहब, अगली बार हो सकता है आपका नंबर आ जाए डेड बॉडीज के अंदर, इसलिए अपन पहले से भागेंगे। तो उन्होंने एक डर पैदा कर दिया था, इस प्रकार की इन्होंने एक मार्केटिंग कर दी थी कि अपने नाम से ही लोग डरने लग जाए। तो इतने बर्बर थे हुण, और उनकी राजकुमारी से शादी कौन कर रहा है? अलर्ट। कौन कर रहा है दोस्तों? अलर्ट। तो जब अलर्ट ने शादी की होगी, तब उन्होंने कहा होगा कि देखो आप हमारे जिमाजी, जो जीजाजी या दामाद पावना जो भी लगते हो, लेकिन लड़की दे रहे हैं आपको, ये मत भूल जाना कि मैं हुण है। अगर गलती से लड़की के जो नाजुक हाथ है इन पे छाले पड़ गए, या कुछ और समस्या हो गई, तो हम भूल जाएंगे कि भाई तू हमारे क्या लगता है, और हो सकता है तेरे वहां आकर हम दारू पार्टी करें, और कांच के बर्तन नहीं रखते हम, हो सकता है वो खोपड़ी तेरी हो जिसके अंदर हम दारू पिए। अलर्ट डर गए होगा बापड़ा। अलर्ट ने कहा कि भाई साहब हरिया देवी से कोई काम नहीं करवाएंगे, हम नौकर रख देंगे। क्या रख देंगे? नौकर। तो यहाँ फिर जो है नौकरशाही या प्रशासन की व्यवस्था लागू की गई थी। हालांकि नौकरशाही प्रशासन की व्यवस्था जो है वो लागू इसलिए हुई है क्योंकि आर को सेकंड राजधानी बनाई है। अगर आप याद नहीं रख पाते हो तो इस कहानी के माध्यम से भी याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या था? अलर्ट था। अलर्ट की जो बेसिक चीजें हैं वो अपन ने देख ली है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो अपन पढ़ेंगे वो है जैत्र सिंह। कौन है दोस्तों? जैत्र सिंह। अगर जैत्र सिंह की बात करें तो जैत्र सिंह जब मेवाड़ के अंदर राजा है, जैत्र सिंह का टाइम पीरियड भी है दोस्तों 1213 से 53। ये टाइम पीरियड इसलिए आ गया है क्योंकि अब भारत के अंदर मुस्लिम आ गए और मुस्लिमों ने अपना खुद का क्रमबद्ध इतिहास लिखवाया है, इसलिए ये टाइम पीरियड आया है। तो जैत्र सिंह जो है ये अपने मेवाड़ के राजा है और दिल्ली के अंदर एक सुल्तान बैठे हुए हैं जिनका नाम है इल्तुतमिश। गुलाम वंश के सुल्तान है इल्तुतमिश दिल्ली के अंदर, और इल्तुतमिश के भाई साहब की कुचड़ने खा गई और ये आता है मेवाड़ पे अटैक कर देता है। इल्तुतमिश ने जब अटैक किया तो ये आता है मालवा की तरफ से घूमता हुआ आया, डायरेक्ट मेवाड़ में एंटर नहीं होता है, और उदयपुर के पास में एक जगह पड़ती है भूताला। कौन सी जगह पड़ती है? भूताला। इस भूताला मैदान के अंदर आते हैं। इधर से भी मेवाड़ के राणा जैत्र सिंह को पता लगा कि अपने ऊपर अटैक कर दिया गया है दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की तरफ से, तो ये भी अपनी सेना जो है राजधानी से बाहर निकालता है। नागदा इनकी राजधानी थी, वहां से बाहर निकालता है
और भूताला के मैदान के अंदर जाके डट जाता है। और यहां पर जब युद्ध लड़ा जाता है, यह युद्ध लड़ा गया था 1227 के अंदर। कब लड़ा गया दोस्तों? 1227 के अंदर। 1227 के अंदर भूताला का युद्ध लड़ा गया है। और ये युद्ध जो लड़ा गया है, किन किन के मध्य लड़ा गया है? तो इल्तुतमिश और जतर सिंह। जतर सिंह वर्सेज इल्तुतमिश, इनके मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध के अंदर जतर सिंह की क्या होती है? जीत होती है। इल्तुतमिश यहाँ हार जाता है। इल्तुतमिश को भगा भगा के मारा था। और यहाँ जो सेना आई थी दिल्ली से, एकदम देखने लायक उनकी शक्लें हो गई थी, जीतरे बखेर दिए उनके, किसी की चप्पलें खुल गई, किसी के जूते हाथ में लिए हुए हैं और बाहर कुटे करते हुए भाग रहे वापस। आए घूमते हुए मालवा की तरफ से। जब भाई साहब हथौड़े पड़ रहे हो ना, तब कोई रास्ता नहीं दिखता है, जिधर मुंह होता है उधर भागते हैं। तो इल्तुतमिश की जो सेना है अब शॉर्टकट जो पगडंडी होती है उस रास्ते को चुनती है कि रोड रोड कौन भागे भाई साहब, पीछे से कोई आके पकड़ ले, इसलिए जिधर मन आया उधर भागे। और ये जब वापस निकले तो शॉर्टकट के अंदर निकल रही थी इल्तुतमिश की सेना, रास्ते के अंदर पड़ रहा था नागदा। वापस दिल्ली की तरफ लौट रही थी, रास्ते के अंदर था नागदा। नागदा के जितने भी सैनिक थे वो सब इस युद्ध के अंदर वहां भूताला मैदान के अंदर चले गए थे। इधर नागदा पूरा सुनसान पड़ा हुआ। नागदा के अंदर सिर्फ महिलाएं हैं। कौन है? महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध लोग हैं। पीछे सैनिक उधर गए हुए हैं। और इधर से जो नागदा के अंदर से जो इल्तुतमिश के भागते हुए सैनिक निकल रहे थे, उनको लगा कि नागदा को लूट लो। तो उन्होंने भागती हुई सेना ने किसको लूट लिया? नागदा को लूट लिया। नागदा को तहस नहस कर दिया था एक तरीके से। और यहाँ जो जतर सिंह या उनके जो नागदा की जो औरतें थी, उनके ऊपर भी इन्होंने जुल्म किया, अत्याचार किया है। वापिस जब जतर सिंह की सेना नागदा पहुंचती है, तब उनको लगा कि यार बहुत बुरा हो गया अपने साथ में, इतना तहस नहस कैसे हो गया। यहाँ पर जो वहां लोग थे उन्होंने कहा कि ये इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने कि जिन लोगों के आपने छोड़े पाड़े हैं, उन्हीं लोगों ने ये हमारा हाल किया है। जितने बकेर बकेर के लुगाइयों को बिठाने दी थी यहाँ पर। तो यहाँ से जब नागदा को लूट लिया गया तो जतर सिंह के एक बात समझ में आ गई। जतर सिंह ने कहा कि यार राजधानी जो है समतल इलाके के अंदर नहीं रखी जाएगी, राजधानी चेंज करो। तो किसी ने कहा कि राजधानी अपने पास चित्तौड़ पड़ी है ना, पहले से जीती हुई है, लेकिन इस समय चित्तौड़ पे अधिकार था परमाणु का। इनका अधिकार था चित्तौड़ पे परमाणु का। तो नागदा से राजधानी जो है चित्तौड़ लेके आया है, वो कौन लेके आया है? जतर सिंह लेके आया है। किनको पराजित करके लेके आया है? परमाणु को। परमाणु को ये पराजित करता है और नागदा से राजधानी जो ट्रांसफर कर देता है, वो कहां कर देता है? चित्तौड़ कर देता है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बात करूं कि इस भूताला युद्ध की जो जानकारी है ये आपको कहां से प्राप्त होती है? तो भूताला युद्ध की जो जानकारी है हमें मिलती है जयसिंह सूरी की पुस्तक से। किससे मिलती है दोस्तों? जयसिंह सूरी की पुस्तक है जिसका नाम है हमीर मद मर्दन। जी दोस्तों, जयसिंह सूरी की पुस्तक है हमीर मद मर्दन। इस पुस्तक से आपको भूताला युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। इस पुस्तक के अंदर यह कहा गया है कि हमीर, ये जो हमीर है ये यहां पर इल्तुतमिश के लिए यूज किया गया शब्द है, क्योंकि जो भी मुस्लिम शासक थे अपने आप को अमीर कहते थे कि हम अमीर है। जब युद्ध हो रहा होगा और उस समय बोला ढंग से नहीं गया होगा या अपने वालों ने सुना ढंग से नहीं होगा और अपने वालों ने कह दिया अमीर है। ठीक है, बेसिकली ये हमीर जो है यूज किया गया किसके लिए? इल्तुतमिश के लिए। मद का मतलब होता है घमंड। मद का मतलब क्या होता है? घमंड। मर्दन का मतलब होता है तोड़ना। तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर ही पूरी बातें छुपी हुई है इस युद्ध के बारे में। और वो कह रहा है कि एक अमीर था जिसका नाम इल्तुतमिश है और उसका घमंड तोड़ दिया था। और तोड़ा किसने है? अपन अभी बात कर रहे हैं कि तोड़ने वाला कौन है? जतर सिंह। लेकिन अगर बात की जाए जयसिंह सूरी की, तो जयसिंह सूरी जो है ये बेसिकली गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है बड़ौच, या इसे कहते हैं भरूच। क्या कहते हैं दोस्तों? भरूच। यहां का रहने वाला था। यहाँ कोई एक मंदिर था जैनों का, क्योंकि जहां सूर्य दिखे आपको, सूर्य का मतलब होता है जैन विद्वान।
जैन राइटर कर दो, जैन जो अपने स्कॉलर कर दो। तो ये सूरी का मतलब है जैन। एकमात्र इतिहास में अपवाद है शेरशाह सूरी जो जैन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। बाकी जहां सूरी आए वहां समझ लेना ये जैन विद्वान है। तो ये जो जयसिंह सूरी है, ये भरूच के अंदर एक मंदिर के अंदर पुजारी था, वहां रहता था। इसका संबंध जो है अगर अपन देखें तो गुजरात के अंदर एक रियासत पड़ती है धोलका, और धोलका के अंदर कोई राजा है जिसका नाम है वीर धवल। वीर धवल के मंत्री है वास्तुपाल और तेजपाल। ये वास्तुपाल और तेजपाल जो है, और जयसिंह सूरी, जयसिंह सूरी कृपा पात्र था इन दोनों का, वास्तुपाल और तेजपाल का। तो वास्तुपाल और तेजपाल ने जयसिंह सूरी को कहा होगा कि यार हमारे राजा वीर धवल पे क्या है, एक पुस्तक लिख। और वीर धवल पे जब पुस्तक लिखी और पुस्तक के अंदर इस युद्ध का जिक्र किया है, 1227 के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था, बुताला का युद्ध। इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध के अंदर इल्तुतमिश जीत रहा था, जेतर सिंह हार रहा था। लेकिन तभी किसी आदमी ने जाके वहां कहा कि धोलका के राजा वीर धवल पहुंच रहे हैं, और यह सुनकर इल्तुतमिश के परछक्के उड़ गए और इल्तुतमिश नंगे पांव यहां से भागता है, अपनी सेना को वापस समेट लेता है। ये जो जोड़ा गया है बाद में, ये थोड़ा गलत है। हालांकि जोड़ने वाला खुद जयसिंह सूरी है। अपने को सिर्फ इस युद्ध की जानकारी की बात करनी है तो कहां से मिलती है, इस पुस्तक से मिलती है जिसका नाम क्या है, अमीर मद मर्दन। ठीक है दोस्तों, ये कौन था अपना, जेतर सिंह। अब जेतर सिंह की कुछ बातें और है जो मैं आपको बता देता हूं कि जेतर सिंह जो है, इनके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एरा। कैसा टाइम पीरियड है ये, स्वर्ण काल। तो इनके जो शासन काल को है मध्यकालीन मेवाड़ का क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। और ऐसा जो कहने वाला आदमी है, इतिहासकार है, उसका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक है दोस्तों, तो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किस शासक का शासन काल कहा जाता है, वो कहलाता है किसका, जेतर सिंह का। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कौन कह रहा है, डॉक्टर इतिहासकार जो है दशरथ शर्मा जी वो कह रहे हैं। दोस्तों अगर अपन बात करें तो एक इतिहासकार जो फेमस है, जिसका नाम भी आपको अब तक याद हो गया होगा, इतिहासकार GH ओझा। और ओझा जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर गुलाम वंश है, और इन गुलाम वंश के समकालीन अगर मेवाड़ के अंदर जो कोई बलशाली या प्रतापी राजा हुआ है, मेवाड़ के अंदर बलशाली या प्रतापी कोई राजा हुआ है, तो वो कौन है, जेतर सिंह है, जिसकी प्रशंसा या इसकी वीरता की जो गाथा है इसके दुश्मनों ने भी की है। ऐसा कौन कह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है इतिहासकार GH ओझा या गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है दोस्तों, और मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किसने कहा है, तो ये कहा है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसके शासनकाल को कहा है, तो वो कहा है किसको, जेतर सिंह के को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन जाने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि दोस्तों आपके जो पिछली जो वीडियोज हैं उन पे जो कमेंट, रिव्यू और आपका जो प्यार है वो देखने को मिला है, ऐसा जन सैलाब वापस हमें देखने को मिले। और अभी तक भी जो दोस्त हमारे चैनल के साथ जुड़े नहीं है, वो जल्दी से जल्दी चैनल के साथ जुड़ने की जो है कृपा करे, वो जाए वहां पर सब्सक्राइब करे और बेल आइकन है उसको दबाइए कि अगली क्लास के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत रूप से जो है देखने को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। इतिहास को रोमांचक बनाते हुए बेहतरीन क्लास लेके आएंगे आपके लिए ओर से। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।